हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में एक चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, बाल गोविंद भगत। ये चैप्टर लिखा है राम वृक्ष वैनीपुरी जी ने। तो इस चैप्टर में एक कैरेक्टर के बारे में, एक चरित्र के बारे में, एक जो विलक्षण चरित्र है उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने बात की है। तो बाल गोविंद भगत के बारे में हमें बताते हैं कौन? राम वृक्ष वैनीपुरी। तो ये एक रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, हमारे सामने एक ऐसे चरित्र को प्रस्तुत किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इस चरित्र के माध्यम से, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से राम वृक्ष वैनीपुरी हमें बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति सन्यासी वेश धारण करके सन्यासी नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा, आजकल हर व्यक्ति आपको सन्यासी दिखेगा। सन्यासियों की टोलियां हर दिन आए दिन आपके गेट पर आएंगे, आपके घर के सामने आपको दिखेंगे। क्या वो वास्तव में सन्यासी हैं या फिर वो सन्यासी के भेष में ढोंग कर रहे हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है सब ढोंग करते हैं, लेकिन आज सिर्फ सन्यासी का भेष धारण करके आपको जो है ठगने के लिए, आपसे कुछ चीजें मांगने के लिए आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन, उल्लेख हमारे सामने किया गया है जो ना तो वेशभूषा से सन्यासी है, ना ही उसका जो है रहन सहन सन्यासियों जैसा है, लेकिन उसमें सन्यासियों के वो सभी गुण हैं। ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास का मतलब क्या है? आपके मन में बहुत सारा लोभ है, आप जो है भौतिक चीजों से प्रभावित है, आप उनको जो है भोग करना चाहते हैं और आप बाहर से सन्यासी का वेश धारण कर ले तो वो आप सन्यासी नहीं हुए। यहाँ पर लेखक ने बताया कि आप वेशभूषा या बाह्य जो अनुष्ठान है उससे कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का जो आधार है वो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकियां देखने को मिलती हैं। तो दो चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं कि कोई भी व्यक्ति बाह्य जो वेशभूषा है, जो उसके लक्षण हैं, जो अनुष्ठान है, उनसे जो है वो सन्यासी नहीं होता है, बल्कि सन्यास का जो आधार है वो जीवन की मानवीय सरोकार है। साथ में उन्होंने जो है, जो गांव का जीवन है, जो रूढ़ियां हैं, इस सामाजिक रूढ़ियों पर भी उन्होंने यहाँ प्रहार किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ग्रामीण का जो जीवन है वो किस तरह का होता है उसको भी यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले हम राम वृक्ष वैनीपुरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राम वृक्ष वैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बैनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनक, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।
और पतियों के देश में उपन्यास, चिंता की फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर जो एक यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें, तमन एक संस्मरण है आदि उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। तो ये चीजें पूछी जाती हैं बाद में। तो ये कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष वैनीपुरी जी को। तो यहाँ इन्होंने अनेक प्रकार की उपन्यास लिखे। इन्होंने अपना जो साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में इनका प्रकाशित है। रेखा चित्र, नाटक, कहानी, यात्रा वृतांत, संस्मरण आदि लेखों से जो है इन्होंने अपना जो साहित्य जीवन है वो उन सब में जो है इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। आगे हम इस चैप्टर में, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत, इनके जीवन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ आइए इस चैप्टर में क्या कुछ दिया गया है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो यहाँ लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में हमें बताते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो मझोले कद के और गोरे चिट्टे आदमी थे। इनकी उम्र 60 से ऊपर की ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी बहुत लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। तो पहले पैरा में राम वृक्ष वैनीपुरी जी ने बताया कि बाल गोविंद भगत कैसे थे। इनका कद मंझले कद के ये थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, उम्र इनकी 60 के ऊपर की थी, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी थी या फिर जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा इनका जो चेहरा था वो हमेशा सफेद बालों से जगमगा किया रहता, यानी इनके जो बाल थे वो सफेद हो गए थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कपड़े ज्यादा नहीं पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी। तो इनके कमर में एक लंगोटी मात्र थी और सिर में इनकी एक कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता यानी ठंडियों का मौसम आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। इनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ एक रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस प्रकार की इनकी वेशभूषा थी। बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, गोरे चिट्टे थे, मझले कद के थे, चेहरा इनका सफेद बालों से जगमगा रहता था, दाढ़ी बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं रखते थे, और ये जो है एक लंगोट मात्र, कमर में इनकी एक लंगोट मात्र थी, सिर में एक कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह रहती थी। गले में इनकी तुलसी की जड़ों की एक बिडोल माला बांधे रहते थे। आगे ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो जो ऊपर आपको तस्वीर यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, इससे आप कभी भी नहीं मानेंगे कि ये एक साधु हैं। बिल्कुल गृहस्थ। और ये कैसे लगते हैं गृहस्थ? उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू कहा जाता है, बहू को। इनकी पत्नी की याद इनको बिल्कुल भी नहीं है लेखक को, लेकिन कहते हैं इनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो ये जो है इनकी जो वेशभूषा है उससे बिल्कुल भी ये एक साधु नहीं लगते हैं।
बिल्कुल गृहस्थ हैं। इनकी पत्नी की याद लेखक को नहीं है, लेकिन इनकी बहू और इनके बेटे को लेखक ने देखा है। कहते हैं इनके पास जो है एक साफ सुथरा सा घर भी है, और किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। देखो, थे तो वो एक गृहस्थी थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनके जो अ, जीवन जीने का जो तरीका था, वो गृहस्थ होते हुए भी साधु था। साधु की तरह जीवन जीते थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। जैसा एक साधु होता है, ऐसे ही थे वो। क्या उनमें खासियत थी? कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, यानी कि जो बात कहनी है तो बिल्कुल कहनी है, बातों को तोड़ मरोड़ करके ना बोलना, बातों को घुमा फिरा कर ना बोलना, सीधा अपना व्यवहार रखना। किसी से भी दो टूक बातें करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। तो ये दिखने में इनके जो व्यवहार था, ये जो एक गृहस्थी थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन इनमें साधुओं के सारे गुण थे। कैसे गुण थे? कभी भी ये झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, यानी अगर सामने वाले की बात उन्हें बुरी लगी तो सीधे बोलना है कि तुम ये गलत बोल रहे हो, नहीं तो दूसरे को जो है बुरा लगे तो लगे। तो खरा व्यवहार ये रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा बोल देते और ना ही किसी से खामखा झगड़ा बोल देते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, ना तो किसी की चीज को लेते और ना ही बिना छुए व्यवहार में लेते, पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। अब इस नियम को वो इतनी बारीकी से निभाते कि लोगों को कौतूहल हो जाता। ठीक है। वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की साहब। ठीक है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था, एक कबीर पंथी मठ से। मतलब, तो यहाँ साहब किसे कहा गया है? कबीर जी का, एक कबीरदास जी का एक मठ था। तो वहां पर वो अपने खेती बाड़ी में जो भी इनको पैदावारी होती, इनकी खेती से, उन सब को लाद करके, सर में लाद करके वो कहाँ ले जाते थे? कबीर पंथी मठ में ले जाते, जो कि उनके घर से 4 कोस दूर था। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। ऐसा जो है कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह का चरित्र था बाल गोविंद भगत जी का। वो गृहस्थी करते थे, खेती करते थे, और देखो खेती में जो कुछ भी उनको मिलता, पैदावार होती, खेती में जितनी भी जो है फसल उनकी होती, वो सबको लाद करके कबीर दास जी के एक मठ में लेकर जाते थे, और वहां पर जितना भी उनको मिलता प्रसाद के रूप में, उसी से वो अपना गुजर और बसर करते थे। तो इस तरह का चरित्र था बाल गोविंद भगत का, और शायद ही आज कोई ऐसा कर पाता कि जितना हम कमाते हैं उसे हम किसी मंदिर या मठ में ले जा करके दान स्वरूप दे दें, और वहां से जो प्रसाद रूप में मिले उसी को हम ग्रहण करें। ये हमारे लिए असंभव है। हम उसका एक एक अंश देने में भी कतराते हैं। लेकिन ये तो अपना जितनी भी इनके घर में, इनकी खेती में, गृहस्थी में जितने भी पैदावार होती, जितना भी इनको फसल जो है इनको मिलता, ये सब जो है उस मठ में ले जाते और वहीं से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से अपना गुजर बसर करते थे। भले खुद के लिए कमी हो जाए, लेकिन पहले वो सब समर्पण करना है साहब को। कबीरदास जी से बड़े प्रभावित थे, इसलिए वो सब कुछ जो है पहले उस मठ में दान करते थे, और मठ से ही उनको जो प्रसाद रूप में मिलता उसी को वो ग्रहण करते, उसी से अपना गुजर बसर करते। तो इस प्रकार का चरित्र था बाल गोविंद भगत का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम वेशभूषा में चाहे कितने हैं, हो सकता है हम झूठ ना बोलें, हो सकता है हम किसी चीज को जो है, किसी दूसरे की चीज को ग्रहण ना करें, ऐसे गुण हम में हो सकते हैं,
लेकिन अपना सब कुछ किसी को समर्पण करना, तो किसी का मतलब किसी को, गुरु को या आप किसी भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको समर्पण कर देना और उससे जो प्रसाद रूप में मिले उसे उसी से अपना गुजर बसर करना, ये जो है बहुत कठिन है। आपने एक चैप्टर पढ़ा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो ये संस्कृति जो है बहुत ज्यादा चलन हो। आज का जो समाज है वो क्या करता है, वो चीजों को उपभोग करता है, वो दूसरों के लिए समर्पण की भावना नहीं है हमारे मन में। तो इस प्रकार का चरित्र था बाल गोविंद भगत का, इसीलिए राम वृक्ष वैनीपुरी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने इस चैप्टर में जो है उन्हीं के बारे में, उन्हीं के व्यवहार के, उनके चरित्र के बारे में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उसी को हम पढ़ रहे हैं। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था। अब लेखक कहते हैं जो ये काम करते थे ना, इन सबको देख करके मैं तो बड़ा मुग्ध रहता था, यानी मैं तो इनसे बड़ा प्रभावित था। ठीक है, उनके मधुर गान पर अब कहते हैं इन ये सब गुण तो थे ही उनके, लेकिन लेखक कहते हैं इन सब से भी ऊपर मैं मुग्ध था उनके मधुर गान पर। भाई ये तो विशेषताएं थी ही बाल गोविंद भगत में जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर यानी इससे भी ज्यादा उनका जो मधुर गान था उस पर मैं ज्यादा प्रभावित था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे, जो हमेशा गाया करते थे, उस पर भी मैं बड़ा मुग्ध था। उसे घर लाते सॉरी कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। अब गाते भी क्या थे, ये कबीर दास जी के पद गाते थे। कहते हैं ये सारे गुण होने के बावजूद मैं उनके उस गुण पर मुग्ध था जो उनमें था। क्या गुण था उनमें? वो जो है कबीर दास के पदों को हमेशा से ही गाया करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं मैं इन सबसे ऊपर मुग्ध था, उनके मधुर गान पर, जो वो गाते थे उस पर मैं मुग्ध था, उस पर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनका गान। और गाते क्या थे ये कबीर दास के पद गाया करते थे, उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। तो इनके कंठ से जब कबीर दास जी के वो दोहे, वो पद गाते थे तो वो सजीव, मानो सजीव हो जाते थे। आगे कहते हैं कवि लेखक, अषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं और कहीं रोपनी हो रही है। अभी इसके पहले हमने उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में पढ़ा, कैसा उनका व्यवहार था, क्या कुछ वो करते थे, क्या पहनते थे, उनका उनकी वेशभूषा कैसी थी, और ये जो है सब कुछ कमा करके किसको, कबीर के मठ में समर्पण कर देते थे। तो इस तरह से जो है अब आगे जो है गांव के उस सुंदर वातावरण का यहाँ हमें इस पैराग्राफ में जो है दिया गया है। अषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान की पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान की जो रोपनी होती है ना, उसमें पहले पानी भरा जाता है और फिर जो है उसमें धान की पौध को लगाया जाता है। तो उसमें पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ों पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठ कर रही है। यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। तो धान की जो पौधा है उसको जो है इधर से पूरा, जैसे खेत जो है पानी उसमें भरा जाता है, जैसे हमने ये शब्द लिखे हैं ना, ऐसे ही एक एक पौध को रोपा जाता है पंक्तियों में। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ठंडी पुरवाई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठ रही है। वो स्वर क्या है, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं।
उनकी उंगली जो है एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, उनको वो रोप रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने को पर जो है चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी इतना सुंदर वो गा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी जो औरतों के होंठ जो है कांप उठते हैं ठंड से। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगती हैं। जैसे ही ये गाते हैं तो ये जो औरतें हैं वो भी गुनगुनाने लगती हैं, हालांकि उनकी जो होंठ हैं वो कांप रहे हैं ठंड से। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। इस प्रकार से इतनी ठंड में भी उनके स्वरों को सुन करके लोग जो है मानो जो है एक अजीब रंग में, उनके संगीत में मानो एक जादू, इस प्रकार से सब जो है उन संगीत में खो गए। जो लोग ठंड से कांप रहे हैं लेकिन फिर भी वे गुनगुना रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड में भी बाल गोविंद भगत की उस आवाज को सुनकर उनके मन में जो है एक प्रसन्नता, उनका मन जो है झूमने लग गया है और वो साथ में गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर तार से उठने लगते हैं। जो हल चला रहे हैं वो जो है मानो उस संगीत से उनके पैर जो है मानो ताल से उठने लगते हैं, जैसे कि वो नाचना शुरू कर रहे हो। और रोपनी करने वालों की जो उंगलियां हैं वो अजीब क्रम में चलने लगती हैं, यानी कि वो जो है इस आवाज से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस तरह की आवाज है क्योंकि बाल गोविंद भगत की। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। और उनके संगीत की प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि ये संगीत है या कोई जादू है। भादों की वो अंधेरी अधरतिया। आगे जो है भादों के महीने का वर्णन करते हुए बाल गोविंद भगत कहते हैं कि भादों की वह अंधेरी अधरतियां, भादों के महीने में जो है अंधेरी रात होती है, तो वो अंधेरी अधरतियां अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तरफ में अब आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार का दादुरों की टर्टर, दादुर यानी कि मेंढक, दादुरों की जो टर्टर है बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। उनकी खजड़ी और डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चहक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। किंतु यह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है और चिहुक उठती है। उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह जो है किसी न चौंका देता हो। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर और मुसाफिर जागा जरा। तो इस तरह से जो है भादों के महीने में भी वो जो है गा रहे हैं। यहाँ बाल गोविंद भगत की संगीत का यहाँ पर वर्णन किया है लेखक ने कि कितना सुंदर जो है वो गाते हैं। और जब सभी औरतें धान की खेत में जो है मेड़ पर बैठ करके जो है इनकी संगीत का जो है मजा ले रहे हैं, इधर जो हलिया हैं जो हल चला रहे हैं वो भी मानो थिरक रहे हों और इनकी संगीत से जो है मानो जो रोप रहे हैं धान की पौध को, तो एक अलग लय जो है मानो कि इनका संगीत नहीं कोई जादू हो। इस तरह से वर्णन किया है बाल गोविंद भगत का। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।